उस समत आने वाली शाहराह पर शेरगुल खान तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ था। उसकी बड़े मजबूत और ज्यादा हॉर्स पावर वाली मोटरसाइकिल सेल्फ स्टार्ट थी और वो इस तरह सड़क किनारे खड़ा था कि एक लम्हे में मोटरसाइकिल को हवा की रफ्तार से उड़ा सकता था। 5-6 मिनट के आसाब शिकन इंतजार के बाद उसे बिलाखिर सफेद शेराड गाड़ी दूर से आती दिखाई दी। इस दरमियान ये तीसरी सफेद रंग की कार थी जिसे देखकर वो होशियार हुआ था, लेकिन करीब आने पर जब वो नंबर पढ़ता तो मतलूबा गाड़ी न होती। उसकी छठी हिस्स ने इस मर्तबा शेरगुल को चौकस कर दिया था कि यही उसकी मतलूबा गाड़ी है और वो मोटरसाइकिल पर इस तरह सवार था जैसे अभी अभी कोई खराबी ठीक करने से फारिग हुआ हो। इस मर्तबा उसका अंदाजा वाकई सही था। फिरोज अकेला गाड़ी चलाता आ रहा था। उसने अपनी कार का टेप रिकॉर्डर पूरी आवाज से खोला हुआ था और लफंगों की तरह लहक लहक कर गाने की धुन पर गाड़ी चला रहा था। आम हालत में शायद वो कभी अकेला सफर न करता, लेकिन आज चूंकि उसे एक अहम मिशन की तैयारी करना थी और बाबा साहब खुद यहाँ आए थे तो जरूर कोई अहम बात ऐसी होगी, इसलिए एहतियातन वो अकेला ही उस तरफ आ रहा था। वो शायद म्यूजिक का कुछ ज्यादा ही शौकीन था और गाड़ी को इसलिए मामूल की रफ्तार से चला रहा था कि म्यूजिक का मुकम्मल लुत्फ उठा सके। शेरगुल खान की तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उसे चंद सेकंड में जा लिया और अब वो उसे ओवरटेक करके उसके आगे आगे पायलट की तरह चल रहा था। जल्द ही हसन खान और उसके साथियों ने जो दूरबीन लगाए खड़े थे उसे देख लिया। दूसरे ही लम्हे उन लोगों ने अपनी वैन को सड़क पर इस तरह टेढ़ा खड़ा कर दिया कि उसे हटाए बगैर दूसरी गाड़ी के निकलने की गुंजाइश ही बाकी न रही। हसन खान और उसके 2 साथी इस तरह वैन के पीछे छुपे थे कि कार सवार को दिखाई न दे सके, जबकि तीसरे ने वैन का बोनट उठाया हुआ था और उसकी कोई खराबी दूर करता दिखाई दे रहा था। उन लोगों के खड़े होने का अंदाज इतना नेचुरल था कि किसी को शक नहीं गुजर सकता था। शेरगुल खान ने अपनी मोटरसाइकिल की रफ्तार अब कम कर ली थी कि फिरोज उससे आगे निकल गया। जैसे ही उसने अगला मोड़ मुड़ना चाहा, अचानक उसका पांव ब्रेक पर गया और उसके साथ ही उसके मुंह से गालियों का फव्वारा उबल पड़ा। अगर वो अचानक ब्रेक न लगाता तो सीधा वैगन से जा टकराता। वो गुस्से से बेकाबू हुआ जा रहा था और अब उसने खिड़की से गर्दन बाहर निकालकर वैन के ड्राइवर को गालियां देते हुए उसे परे हटाने के अहकामात भी जारी करने शुरू कर दिए थे। अचानक शेरगुल ने उसके नजदीक पहुंचकर दरियाफ्त किया, क्या हुआ जनाब, खैरियत तो है? इस दरमियान में बोनट के नजदीक खड़ा नौजवान भी नजदीक आ चुका था। उसने गुस्से से कहा, साहब गालियां क्यों देता है? फिरोज उसकी बात का जवाब मजीद गालियों की सूरत में देते हुए दरवाजा खोलकर बाहर निकला। अपनी दानिश में उसने शायद उस गुस्ताख का मुंह बंद करना चाहा था, लेकिन अचानक उसे यूं लगा जैसे आसमान पर तारे निकल आए हों। हालांकि दिन की रोशनी में उसका इम्कान नहीं था। उसकी पुश्त पर गुद्दी के नजदीक शेरगुल ने जाने किस अंदाज का हाथ मारा था कि फिरोज के आसान खता हो गए। बेहोश होते फिरोज ने आखिरी मंजर यही देखा था कि 3-4 हयूले बैक वक्त उसे पकड़ने को लपके थे। उन्होंने फिरोज के बेहोश जिस्म को जमीन पर गिरने से पहले ही थाम लिया और बिजली की फुर्ती से वैन में डालकर ले गए। उनका एक साथी वहीं रुक गया था जिसने फिरोज की गाड़ी सड़क से नीचे उतारकर झाड़ियों के पीछे इस तरह खड़ी कर दी थी कि ढूंढने पर ही दिखाई दे सके। बाद में वो शेरगुल खान की मोटरसाइकिल पर उसके साथ ही बैठकर आ गया था। फोन यासीन काउंसलर ने मामूल के मुताबिक ही उठाया था, लेकिन दूसरी तरफ से हेलो की आवाज ने उसे चौंका दिया। कौन हो तुम? उसने अपनी दानिश में फोन पर ही इतनी जोर से हेलो कहने वाले को डांटा था कि उसका दम निकल गया होगा, लेकिन यासीन काउंसलर के अंदाजे के बरक्स दूसरी तरफ कोई मजबूत आसाब का मालिक बात कर रहा था। दूसरी तरफ से आवाज आई, मेरे ख्याल में इस वक्त तुम्हारा दिमाग सही नहीं, शायद अभी शराब का नशा नहीं उतरा। खैर तुम्हारी मर्जी, मैंने तुम्हारे चहीते भाई फिरोज से मुताल्लिक कुछ खबर देनी है। वो बोला, क्या मतलब, क्या हुआ फिरोज को? देखो तुम। फिरोज का नाम सुनते ही उसके हाथ पांव फूल गए थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहे और क्या न कहे। उसके मुंह से अजीब अजीब से फिक्रे बरामद हो रहे थे। दूसरी तरफ से आवाज आई, मेरा अंदाजा सही निकला, तुम्हारे हवास अभी बहाल नहीं हुए। खैर तुम पहले इस बात की तस्दीक कर लो कि तुम्हारा भाई फिरोज है कहाँ, फिर बात करेंगे। मैं आध घंटे के बाद फोन करूंगा। इस दरमियान तुम शरीफपुर की झाड़ियां देख लो। यासीन काउंसलर हेलो हेलो चीखता रह गया और फोन कट गया। उसने दीवानावार अपने कारिंदों को आवाजें देना शुरू कर दी। फिरोज कहाँ है, कहाँ गया? अपने सामने खड़े कारिंदों से जिनकी शक्लों पर लानत बरस रही थी उसने इस तरह चीख चीख कर पूछना शुरू किया जैसे उन्होंने फिरोज को कहीं छुपा रखा हो। उनमें से एक ने हिम्मत करके जवाब दिया, हमें इल्म नहीं भैया। यासीन काउंसलर अपनी दानिश में उसे मारने के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने खुद पर काबू पा लिया। इस तरह दीवानगी में तो बना बनाया खेल ही बिगड़ जाता। उसने अपने पालतू गुंडों को इशारा किया, बोला, शरीफपुर के सारे मोड़ चेक करो फौरन। अभी जहां मुन्ने की गाड़ी नजर आए वहीं रुक जाना, मोबाइल फोन ले जाओ और फौरन मुझसे राब्ता करना। वो एक दूसरे के ताकुब में निकल गए।
वहां से मतलूबा जगह का फासला बमुश्किल 15-20 मिनट का था। 15 मिनट के बाद ही यासीन काउंसलर को इत्तला मिल गई कि उसके मुन्ने की गाड़ी कहाँ खड़ी है। अब उसकी अक्ल वाकई ठिकाने आ गई थी। उसे समझ लग गई थी कि किसी ने इस शहर में उसकी गुंडागर्दी को न सिर्फ चैलेंज कर दिया है बल्कि अमल भी करके दिखा दिया। अब उसे बेचैनी से फोन का इंतजार था। वो बड़ा मंझा हुआ और घाघ शिकारी था। जानता था कि ऐसे मामलात में दिमाग गर्म रखने का फायदे की बजाय नुकसान हो जाता है। इस मर्तबा घंटी बजी तो उसने फोन तो बेचैनी से उठाया था, लेकिन खुद पर उसे मुकम्मल कंट्रोल था। दूसरी तरफ से तंजिया लहजे में कहा गया, क्यों यासीन भैया, पता लग गया कि मुन्ना हमारे पास है? वो बोला, तुम जो कोई भी हो या तो पागल हो या फिर इस शहर में तुमने आज ही जन्म लिया है। तुम नहीं जानते कि क्या कर गुजरे हो। बहुत तबाही फैलेगी। मैं तुम्हें। उसने खुद ही दांत पीसते हुए अपना फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। वो फोन पर तो गुस्सा नहीं निकाल सकता था। दूसरी तरफ से कहा गया, हाँ हाँ हाँ, कहो कहो, चुप क्यों हो गए? यासीन, मेरे ख्याल से अभी तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं हुआ। बहरहाल फिल वक्त तुम्हारे लिए यही हुक्म है कि अगर मुन्ने की जान की सलामती चाहते हो तो अपने कब्जे में मौजूद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के नौजवान लियाकत के जिस्म पर खराश न आने देना, वरना याद रखना इधर वही हाल तुम्हारे मुन्ने का होगा। दूसरी तरफ से बात करने वाले का लहजा बड़ा खूंखार था। यासीन काउंसलर को फौरन ही सारी बात समझ में आ गई। तब उसने यही अंदाजा लगाया था कि जिस एजेंसी ने मीर साहब की बेटियों को उसकी दरिंदगी से महफूज रखा है, यकीनन उन लोगों ने उसके भाई को अगवा किया है, जिसका मतलब ये था कि अब ये लोग अपनी बात मनवाए बगैर उसे रिहा नहीं करेंगे। किसी नादीदा कुव्वत ने उसके कानों में सरगोशी की, यासीन भैया, मीर साहब की लौंडियां भागी नहीं जा रही, फिल वक्त अपने मुन्ने को बचाओ। उसने बड़े जबर से खुद पर काबू पाया हुआ था। बोला, तुम क्या चाहते हो? दूसरी तरफ से आवाज आई, तबादला। तुम्हारे भाई मुन्ने के साथ लियाकत का तबादला, लेकिन अपनी शराइत पर। यासीन बोला, देखो, मुझे इतना मजबूर न समझो। अगर तुम इतने बहादुर हो तो खुलकर सामने क्यों नहीं आते? उसने अपनी दानिस्त में उसकी गैरत को ललकारा, लेकिन खुदा जाने फोन करने वाला किस मिट्टी का बना हुआ था। वो जवाब में कैकह लगाकर हंस दिया। बोला, यासीन भैया, तुम्हारी तरह अभी मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ। यासीन के शैतानी जहन ने राह समझाई, ये कमबख्त किसी तरह काबू आने वाला नहीं। उसने इंतकाम का बहुत भयानक तरीका सोचा था। बस मुन्ने की वापसी की देर थी। उसने फोन पर पूछा, कब चाहते हो? जवाब मिला, आज, बल्कि अभी। यासीन ने बेचैनी से दरियाफ्त किया, कहाँ, कैसे? दूसरी तरफ से कहा गया, हाँ, ये है सोचने की बात। तुम ऐसा करो, अपनी गाड़ी में बाहर निकलो, अपना मोबाइल फोन साथ रखना, लियाकत को गाड़ी में बिठाओ और बड़ी शाहराह पर नवाही आबादी की तरफ सफर का आगाज कर दो। जहां तुम्हें पैगाम मिले वहां रुक जाना, वहीं तुम्हारा मुन्ना मौजूद होगा। बहुत मक्कार लोग थे, उन्होंने यासीन के लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं छोड़ी थी। वो बोला, लेकिन। दूसरी तरफ से बड़ी दुरुस्ती से उसकी बात काट कर कहा गया, लेकिन वेकिन के चक्कर में न पड़ो। हम कोई फारिग लोग नहीं हैं, न ही हमारी लियाकत से वो रिश्तेदारी है जो तुम्हारी अपने मुन्ने यानी फिरोज से है। फोन रखने के 15 मिनट के बाद अपने घर से रवाना हो जाना, वरना रात के पहले पहर शहर के किसी चौराहे से अपने मुन्ने को इस हालत में वसूल कर लेना जिस हालत में तुम अपने शिकार को फेंका करते हो, समझे? ठीक 15 मिनट के बाद घड़ी से वक्त मिला लो। यासीन काउंसलर हेलो हेलो करता रह गया और दूसरी तरफ से खटाक से सिलसिला कट गया। उसका बस चलता तो उस शख्स की बोटियां नोच लेता जिसने उसे जिंदगी में पहली मर्तबा इतनी शिद्दत से बेबसी का एहसास दिलाया था। लेकिन अब इन बातों का वक्त नहीं था। इस दुनिया में उसकी वाहिद कमजोरी मुन्ना थी और मुन्ना को कोई नुकसान पहुंच जाता तो उसका इजाला लियाकत जैसे 1000 नौजवानों को कत्ल करने से भी ना होता। यूं भी उसने सोचा, इस शहर पर उनकी बादशाहत कोई खत्म नहीं कर सकता। वक्ती तौर पर तो लियाकत बच निकलेगा, लेकिन फिर मीर साहब भी कब तक अपनी लड़कियों के साथ छुपता फिरेगा? उनका माल उसे बहरहाल वापस लौटाना पड़ेगा। उसकी ये जुर्रत के उसने तंजीम के आकाओं के हुक्म के बगैर अपनी लड़कियों के साथ वहां से फरार होने का नाकाबिले माफी जुर्म किया। उसने मीर साहब के लड़के को इसलिए उठाया था कि उसके जरिए मीर साहब से सौदेबाजी करके उन्हें वापस आकर माफी मांगने पर मजबूर कर सके। ये वहशी दरिंदे हुक्मरानी में भी नमरूद की खुदाई के कायल थे। उसकी हिस्से दरिंदगी को तभी तस्कीन पहुंचती जब वो मीर साहब की बच्चियों की इस्मत दरी करके अपनी हवस और इंतकाम की आग बुझाता। इस तरह वो इस केस को इस इलाके में टेस्ट केस बनाकर पेश करना चाहता था, ताकि आइंदा अगर किसी के दिमाग में बगावत के जरासीम परवरिश पा रहे हों तो अभी से मर जाएं। लेकिन फिल वक्त तो उसके इरादों पर पानी फिर गया था। उसने दिल ही दिल में कहा, कोई बात नहीं मीर साहब, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं। याद रखना, जिस रोज काबू आ गए गिन गिन के सारे हिसाब चुका दूंगा। वो मोबाइल फोन उठाकर गुस्से से पैर पटखता बाहर निकल गया। यासीन काउंसलर के साथी अपने आका का मूड देखकर घबरा गए थे।
انہوں نے چاہا کہ اپنی جانثاری ثابت کرنے کے لیے اظہار ہمدردی کریں، لیکن دوسری طرف سے سوائے مغلظات کے اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹارچر ہاؤس تک آیا تھا، جہاں سے اس نے لیاقت کو وصول کر کے اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ خدا کا شکر ہوا کہ اس پر زیادہ تشدد نہیں کیا گیا تھا، شاید ابھی وہ تازہ ہی ان کے قابو میں آیا تھا۔ بادل نخواستہ اسے لیاقت سے کہنا پڑا کہ اسے رہا کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، اور وہ مطمئن ہو کر بیٹھا رہے۔ خوف سے لیاقت کے منہ سے لفظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ یاسین بھیا کو شکریہ ہی کہہ دیتا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم سے روح نکال لی ہے اور ڈھانچہ چلنے پھرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یاسین کاؤنسلر اپنی حفاظت سے غافل نہیں تھا، اور اس نے اپنی دانست میں بڑی چالاکی دکھائی تھی، لیکن اس کا مقابلہ نہ جانے دنیا کی کس مخلوق سے تھا۔ جیسے ہی وہ انڈسٹریل ایریا سے باہر نکلا، فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، ہاں۔ دوسری طرف سے حکم ملا، اپنی گاڑی کو اسکیم نمبر 1 کی مین سڑک سے چلاتے اسکیم نمبر 5 تک لے جاؤ۔ اور اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی فون بند ہو گیا۔ یاسین کاؤنسلر کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے غصے سے اس کے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ ان لوگوں نے اسے پاگل کر دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ دیوانہ وار گالیاں بک رہا تھا، اور کار کی پچھلی سیٹ پر سہما ہوا لیاقت مزید سہم کر رہ گیا۔ ابھی وہ اسکیم نمبر 3 تک ہی پہنچا تھا جب دوبارہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون اٹھاتے ہی پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، اب کیا مصیبت آ گئی؟ دوسری طرف سے کہا گیا، دیکھو یاسین بھیا، اپنے دماغ کو قابو میں رکھو۔ بعد میں جب تم جی بھر کے پچھتاؤ گے تب غصہ بھی کھا لینا۔ فی الوقت اپنے ہوش و حواس قائم رکھو، یہ مننے کی جان کی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ بات ایسے کہی گئی جیسے کوئی ڈاکٹر اپنے کسی مریض کو مشورہ دے رہا ہو۔ یاسین نے ہتھیار پھینک دیے، بولا، اچھا، زیادہ نصیحتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، تو سنو، ہمارے اور تمہارے معاہدے میں یہ بات کہیں شامل نہیں تھی کہ تم اپنے ساتھ حفاظتی فوج لے کر آؤ گے۔ تمہیں اکیلے آنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تم نے نورنگ آباد میں اپنی کم از کم 6 کاریں پہلے سے الرٹ کر دی ہیں، اور اب بھی تمہارے تعاقب میں گرے رنگ کی جو گاڑی آ رہی ہے اس میں تمہارے لوگ سوار ہیں۔ یاسین بھیا، اگر میں چاہوں تو ابھی یہ معاہدہ منسوخ ہو سکتا ہے، لیکن ایک پہلی اور آخری معافی تمہیں دی جا رہی ہے۔ اپنی گاڑی اور ان گدھوں کو گھر واپس بھیج کر پہلی چورنگی پر آ جاؤ، ہم نے پلان بدل دیا ہے۔ اس مرتبہ بھی اس نے یاسین کی بات سنے بغیر فون بند کر دیا۔ یاسین بھیا نے زندگی میں پہلی مرتبہ خود کو کسی حد تک خوف زدہ محسوس کیا تھا۔ خدا جانے اس کا پالا کس بلا سے پڑ گیا تھا جس سے اس کی کوئی حرکت چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اس نے اپنی دانست میں بہت چالاکی سے سارا جال بنا تھا، لیکن جہاں تو سب تدبیریں الٹی ہو رہی تھیں۔ اس نے کار کو بریک لگا کر روکا اور اپنے تعاقب میں آنے والی کار کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ دیوانوں کی طرح چلاتے ہوئے بولا، الو کے پٹھو، تمہیں میں نے اپنی نگرانی کے لیے کہا تھا، اپنے ساتھ چپکے رہنے کے لیے نہیں، دفع ہو جاؤ۔ یاسین اپنی گاڑی میں ابھی بیٹھا ہی تھا جب اچانک ایک وین نے اس کا راستہ روک لیا۔ یہ وین اتنی تیزی سے اچانک اس کے سامنے آئی تھی کہ اگر وہ بریک لگانے میں معمولی سی کوتاہی کا مظاہرہ کرتا تو اس سے ٹکرا جاتا۔ وین کا دروازہ کھلا تو اس کی نظر منا پر پڑی، جس کے سرہانے ایک نقاب پوش پستول تانے کھڑا تھا۔ 2 نقاب پوش اتر کر نیچے آ گئے۔ ان میں سے ایک نے اس کی طرف پستول تان کر کہا، لڑکے کو باہر نکالو۔ یاسین اس اچانک صورتحال سے گڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ اس نے دوسرے ہی لمحے بلا ارادہ ہاتھ کھڑے کر دیے۔ لیاقت شاید اس لمحے کا منتظر تھا۔ وہ پھرتی سے دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ نقاب پوش بولا، ہم اگر چاہیں تو اسے یوں بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن ہم تمہاری طرح بزدل اور بے غیرت نہیں ہیں۔ یہ لو اپنا منا سنبھالو، اور یاد رکھنا اب مظلوموں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں۔ نقاب پوش کے دوسرے ساتھیوں نے سہمے ہوئے منا کو نیچے اتار کر اس کے بھائی کی گاڑی میں سوار کروا دیا۔ یاسین کا جی چاہتا تھا کہ ان کی بوٹیاں نوچ لے، لیکن وہ بے بس تھا۔ یہ لوگ مسلح اور انتہائی چالاک دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی ذرا سی بے وقوفی دونوں بھائیوں کی جان لے سکتی تھی۔ اسے چند سیکنڈ کی مہلت درکار تھی، جس کے بعد اس کے ایک اشارے پر اس وین کے سواروں سمیت برخچے اڑ جاتے۔ لیاقت کو ان لوگوں نے بازو سے پکڑ کر وین کے اندر بند کیا تھا، جو شاید وہاں سے بھاگنے کی فکر میں تھا۔ اچانک ہی وہ سب بجلی کسی پھرتی سے وین میں سوار ہو گئے تھے، جس کے ڈرائیور نے ابھی تک انجن بند نہیں کیا تھا۔ وین جھٹکے سے آگے نکل گئی۔ یاسین نے اس کی نمبر پلیٹ پر ایک نظر ڈالنے سے اندازہ کر لیا تھا کہ نمبر پلیٹ نقلی ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو گالیاں دیتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ بمشکل چند گز چلنے پر ہی اسے احساس ہوا کہ اس کا ٹائر پنکچر ہے۔ وہ لوگ جاتے جاتے اس کے ٹائر میں سوراخ کر گئے تھے۔ یاسین کاؤنسلر نے غصے میں اپنا سر سٹیئرنگ سے دے مارا، پھر اس کے منہ سے سی کی آواز نکلی اور وہ گالیاں بکتا گاڑی بند کر کے نیچے اتر آیا۔ اپنے موبائل فون پر وہ دیوانہ وار انگلیاں مار رہا تھا، لیکن اس کے اپنے بدماشوں سے رابطہ کرنے تک وین اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی اور اس کی دسترس سے باہر تھی۔ وین 2-3 گلیوں کا چکر لگا کر ایک جگہ رک گئی۔ اس میں موجود لیاقت کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان لوگوں کو دوست سمجھے یا دشمن۔ یہ اس کے ہم زبان نہیں تھے۔ اس کا اندازہ اسے فوراً ہی ہو گیا۔ اس نے ہمت کر کے بالآخر نقاب پوش سے پوچھ لیا، آپ لوگ کون ہیں اور مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟
उसे बड़ी सर्द महरी से जवाब दिया गया, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हें उस बदमाश के चुंगल से निकाल कर तुम्हारे वालिदैन तक पहुंचा रहे हैं, आप कोई सवाल न करना। वैन रुकने पर एक गाड़ी उसे दिखाई दी और वैन सवारों ने उसे उसमें बैठने का हुक्म दिया। लियाकत के लिए सिवाय उनके अहकामात पर अमल करने के कोई रास्ता बाकी न बचा। वो बिला चूचरा कार की अगली सीट पर ड्राइवर के साथ बैठ गया। वैन बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ गई। एक बोला, घबराओ नहीं, तुम मीर साहब और अपनी बहनों के पास जा रहे हो। मुझे अफसोस है तुम्हें कुछ देर उन लोगों की कैद में रहना पड़ा। बात करने वाले का लहजा बता रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा। वो बोला, मैं आपको जानता नहीं, लेकिन आप जो कोई भी हैं मेरे लिए तो खुदा की रहमत बनकर आए हैं। आपने मुझे उन मूजियों से बचा लिया, वरना। उसकी बात नामुकम्मल थी जब उसकी आवाज भर्रा गई और वो सिसकियां लेकर रोने लगा। शेरगुल ने उसे हौसला दिया जो ड्राइवर के रूप में उनके साथ मौजूद था। बोला, हौसला करो यार, तुम जवान आदमी हो, तुम्हारी ये हालत देखकर तुम्हारे घर वालों पर क्या गुजरेगी। वो बेचारे पहले ही परेशान हैं। थोड़ी देर के बाद वो वाकई अपने वालिदैन के पास पहुंच चुका था, जिनकी ज़बानें शेरगुल का शुक्रिया अदा करते नहीं थकती थी। शेरगुल ने उनसे कहा, अभी अल्लाह ताला ने इस शहर के सर से अपना हाथ नहीं उठाया माँ जी। बाबा साहब या उसके गुंडे इतने ताकतवर नहीं कि जमीन पर खुदा बन बैठे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उनकी मौत बहुत नजदीक है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस शहर पर बहार आएगी। ये शहर निगारां जिंदगी की रानाइयों से मुनव्वर होगा, बहुत जल्द इंशाल्लाह। उसकी बात का जवाब गमज़दा इंसानों ने बेसाख्ता दिया था, इंशाल्लाह। थोड़ी देर तक उनके साथ रहने के बाद शेरगुल खान वहां से रुखसत हो गया। उसने मीर साहब और लियाकत को कुछ हिदायत दी थी और उन्हें सख्ती से ताकीद की थी कि अभी इस घर से बाहर न निकलें। मीर साहब ने उसे जाते जाते दरखास्त की थी कि अगर मुमकिन हो तो उनका घर फरोख्त करवा दें। अब वो लोग उस मोहल्ले में नहीं रह सकते थे, वहां उन पर जिंदगी अजीरन हो जाती। वो जहां दीदा आदमी थे, एक जमाना देखा हुआ था उनका, और जानते थे कि उन वहशियों की दस्तरस से जितना महफूज रहा जाए गनीमत है। ऐन उन लम्हात में जब शेरगुल उन्हें तसल्ली देकर रुखसत कर रहा था कि कोई उनका बाल बीका नहीं कर सकता और वो अपने ही घर में वापस लौटेंगे, मीर साहब का घर नजर आतिश किया जा रहा था। यासीन काउंसलर के भाई सरफराज मुन्ना की कमान में तंजीम के वहशियों का ग्रोह उनकी जिंदगी भर की कमाई के हासिल उस वाहिद घर में मौजूद माल असबाब लूटने के बाद उस पर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग दिखा रहे थे। इस शहर बेमिसाल में गद्दारों की कम से कम यही सजा थी। सारा मोहल्ला सहम कर अपने घरों में दुबक गया था। शोले बुलंद हो रहे थे, लपटें आसमान को छू रही थी। दरिंदों के कहकहे भी उसी रफ्तार से फजाओं का कलेजा छलनी कर रहे थे। फायर ब्रिगेड मोहल्ले के बाहर गुंडों के अहकामात का मुंतजिर था। उन्हें उस वक्त मकान तक पहुंचने की इजाजत मिली जब उसमें मौजूद हर शय जलकर राख हो चुकी थी और अब ये आग दूसरे मकानात को भी अपने दामन में लपेटने को बढ़ती चली आ रही थी। वहां अब राख के ढेर, चटखती लकड़ियां और उनमें से उठते धुएं के सिवा कुछ बाकी नहीं बचा था। सुबह ढल रही थी। वहां के मकीन सहमी सहमी नजरों से जले हुए मकान के खंडरात पर दिल ही दिल में कफे अफसोस मल रहे थे, लेकिन बेचारों को बादल नखास्ता तंजीम के गुंडों की हाँ में हाँ मिलाकर मीर साहब जैसे तंजीम के गद्दारों को मिलने वाली इस सजा पर मसनूई खुशी का इजहार करना पड़ रहा था। कितने बेबस थे ये बेचारे लोग। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।